और हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं राकेश खडूडी जी, नेटवर्क 10 के न्यूज हेड हैं। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ विशेष संवाददाता दीपक तिवारी भी मौजूद हैं। दीपक जी आपका भी स्वागत है। और जो चर्चा का विषय है असीम त्रिवेदी को लेकर के, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बड़ा सवाल हमेशा से सामने आता रहा है, इस पे कुछ स्पष्ट तो नहीं हो पाया है। असीम त्रिवेदी ने जो अपराध कर लिया है, जिस तरह से बताया जा रहा है, जिस तरह से मामले कायम किए गए हैं, उसके लिहाज से बोल रहा हूं। अभी लोगों के विरोध दूसरे हैं, लोग यही मांग कर रहे हैं कि असीम को छोड़ा जाए, ये राजद्रोह नहीं है। लेकिन फिलहाल जो अपराध उनके ऊपर लगाए गए हैं, क्या ये कार्टून बना करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना, दीपक सबसे पहले आपसे ही सवाल करेंगे, और ये अभिव्यक्ति, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना, जो मन में बात है उसको अभिव्यक्त करना, क्या वाकई ये राजद्रोह की श्रेणी में आता है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यहाँ बोला जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसी घटना यहाँ पर होती है कि एक कार्टूनिस्ट, सिर्फ एक कार्टून, सबसे बड़ा सवाल ये भी है आपको, जैसा आपने बोला कि एक कार्टून क्या राजद्रोह की वजह हो सकता है। लेकिन आज हमने देखा जिस तरीके से मुंबई में जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था, असीम, बहुत कम लोग उससे पहले असीम त्रिवेदी को जानते थे, लेकिन वहां पर उन्होंने अपने कार्टूनों की प्रदर्शनी लगाई थी। वो कार्टून उस समय भी चर्चा में आया था, लेकिन इतने बड़ा चर्चा का विषय नहीं बना था। लेकिन जब अगस्त 2012 में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी मुंबई में, तो उसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा और फाइनली जब कल असीम त्रिवेदी की गिरफ्तारी हुई, वो भी बहुत बड़ी बात नहीं थी कि चलिए एक विवादित कार्टून है, उस पर गिरफ्तारी होना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मुकदमा उसमें लगाया गया राजद्रोह का, क्या वाकई में एक कार्टून बनाना राजद्रोह है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और लेकिन वाकई में जिस तरह के कार्टूनिस्ट, ये आज की बात नहीं है उत्कर्ष, इससे पहले भी कार्टूनिस्ट तरह तरह के कार्टून यहाँ पर बनाते रहते हैं, अपनी बात वो कहते हैं, भले कई बार व्यंग के रूप में भी इसको लिया जाता है, लेकिन इस चीज को इतना गंभीर रूप से लेना कि राजद्रोह का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज कर दिया जाए, वाकई में निश्चित तौर पर देखा है तो गंभीर ये मामला है। और जिस तरीके से अभी पूरे मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में, जब देश भर में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, दबाव पुलिस पर बना है, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी विचार कर रही है, कानूनी सलाह ले रही है कार्टून को लेकर, तो निश्चित तौर पर ये मैसेज तो निकल कर आता ही है कि वाकई में जो जल्दबाजी पुलिस ने इस पूरे मामले में की है, जो मुकदमा दर्ज करने में कहीं ना कहीं जल्दबाजी हुई है, और जिसका नतीजा यह है कि पुलिस को उसकी रिमांड भी सरेंडर वहां पर करनी पड़ी, शायद इसी का ये नतीजा है उत्कर्ष। निश्चित रूप से। और जाहिर तौर पर भले ही कोर्ट में आज पेश करके पुलिस ने सरेंडर कर दिया हो, लेकिन मामला सरेंडर नहीं हुआ है, लोगों का विरोध सरेंडर नहीं हुआ है, लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। ये जो असीम का पूरा मामला है, राकेश आपके पास आएंगे, ये जो पूरे मामले में जिस तरह से कार्टून को लेकर के ये मामला कायम किया गया और अब लोगों का विरोध सामने आ रहा है, तमाम ऐसे मौके और भी आए हैं, पहले कार्टूनों के मामले सामने आए हैं, जब कार्टून का मसला काफी उछला, काफी उस पर विवाद हुआ, उस समय ऐसी टिप्पणियां नहीं की गई, या फिर राजद्रोह का मामला कायम नहीं किया गया, या फिर अभी बात अगर अपने नेताओं के ऊपर ही की जाए तो तमाम बार ऐसी टिप्पणियां की जाती हैं जो सुनने में असहज लगती हैं। कभी कभी नेतागण भी भूल जाते हैं कि उन्हें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, और टिप्पणियां उनके दायरे में संविधान भी आ जाता है, उनके दायरे में कानून भी आ जाता है, सांसद भी आ जाती है, सबको ज्यादा है, सबके सामने है, अक्सर ये होता रहता है। उस मौके पर आखिर राजद्रोह क्यों नहीं किया जाता? ये तो अभिव्यक्ति की जा रही थी, कार्टून बनाया जा रहा था, क्या वाकई आप क्या मानते हैं, क्या इसे राजद्रोह में ले लेना चाहिए था? क्या बाकी जो मामले जुड़ते हैं, बाकी जो राजनेता कभी अपनी सीमाओं को लांघते हैं, और जो मामले कार्टून से जुड़े हुए आए हैं, वहां पर ये स्थितियां नहीं ली गई? ये क्यों आखिर, असीम क्यों आखिर आ रहे हैं? देखिए उत्कर्ष, इस पूरे प्रकरण के पीछे आप देखिए कि पिछले 1-2 सालों से जो केंद्र सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर जो हमले बोले जा रहे हैं, तो उसको लेकर जो पूरी की पूरी अन्ना टीम है और जो पूरा का पूरा एक मूवमेंट है, वो पूरा निगरानी तंत्र में है और उस पर पूरी निगाह रखी जा रही है। तो वहाँ जो भी ऐसी कोई कार्रवाई होती है, कोई भी ऐसा बयान आता है, या कोई भी ऐसी टिप्पणी होती है, या कोई भी ऐसा कार्टूनी अगर सामने आ गया, तो उसको लेकर मेरा मानना है कि ये बहुत जल्दी में की गई कार्रवाई है और इसमें विवेक का इस्तेमाल नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर अपमान हो सकता है, जिस तरह का कार्टून हमने वेबसाइट पे भी देखे और कार्टून, निश्चित तौर पर उसमें थोड़ी बहुत हो सकती है, मतलब दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो राजद्रोह का मामला हो जाए, ये बड़ा प्रश्न है इस पर। बिल्कुल, प्रश्न निश्चित रूप से है। फिलहाल हम आपको दर्शकों ये भी बता दें कि इस दौरान आप मैसेज कर सकते हैं, एसएमएस के जरिए अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उस पर मैसेज करके अपने विचार आप रख सकते हैं, उसे हम टीवी चैनल पर अपने दिखाएंगे भी। और फिलहाल कार्यक्रम हम विशेष में चर्चा कर रहे हैं असीम त्रिवेदी के पूरे मामले पर, जिस तरह से उस मामले को लेकर के देश में बवाल मचा हुआ है। दीपक, असीम त्रिवेदी के मामले में ये सारा बवाल, एक तरफ तो टीम अन्ना और सरकार की जो जंग रही है वो सबके सामने रही है, असीम त्रिवेदी को उनके अन्ना हजारे के, टीम अन्ना के प्रबल समर्थकों में से गिना भी जाता है, तो क्या है ये भी इस पॉइंट से इसको जोड़ के देखना गलत होगा कि टीम अन्ना से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ये साजिशन इस तरह का कदम उठाया गया हो? क्योंकि तमाम बड़े मामले हुए,
जिनमें इस तरह के कदम नहीं उठाए गए, लेकिन असीम त्रिवेदी ने कार्टून बना दिया तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा कायम कर लिया गया। देखिए उत्कर्ष, मैं इसको थोड़ा अलग तरह से देखता हूं, क्योंकि आपको याद होगा जब जंतर मंतर पर अन्ना हजारे ने अपना अनशन खत्म करने की घोषणा की थी तो उन्होंने बोला था हम चुनावी विकल्प लोगों को देंगे। तो असीम त्रिवेदी उन्हीं शख्स में से है जहां पर उसी एक टीम का हिस्सा थे, वहां पर मौजूद थे, तो उन्होंने इस फैसले का विरोध वहां पर किया था और केजरीवाल का साफ तौर पर विरोध किया था, क्योंकि केजरीवाल कहीं ना कहीं चुनावी विकल्प देने के पक्ष में थे, अन्ना ने सिर्फ उसमें हापी भरी थी। तो कहीं ना कहीं असीम त्रिवेदी ने वहां पर उनका विरोध किया था, वहां पर मीटिंग बकायदा की थी जंतर मंतर पर कि जो ये फैसला ये ले जा रहा है ये गलत है, उसके खिलाफ उन्होंने विरोध किया था। और इसी को लेकर अन्ना समर्थकों और असीम त्रिवेदी और उनके सहयोगी भी हाथापाई भी वहां पर हुई थी। तो निश्चित तौर पर देखा जाए अब टीम अन्ना की जो बात आती है, टीम अन्ना भंग हो चुकी है, केजरीवाल एंड कंपनी के यहां पर बात की जाती है कि अब नई केजरीवाल टीम का यहां पर गठन हो रहा है। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो कहीं एक तरफ असीम त्रिवेदी है, दूसरी तरफ एक नई केजरीवाल टीम का गठन हो रहा है, दोनों लोग एक दूसरे के विवाद दोनों को लेकर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इसको भी इस तरीके से हम जोड़ के देख सकते हैं कि क्या वाकई में जब असीम त्रिवेदी के खिलाफ ये कार्रवाई होती है तो भले ही केजरीवाल का इस पर बयान आया कि मुकदमा वापस होना चाहिए, उसको रिहा किया जाना चाहिए, तो क्या ये भी एक कोशिश है कि जो लोग वहां पर समर्थक जुट रहे हैं, जैसे किरण बेदी से मनमुटाव उनका हो गया, असीम त्रिवेदी से पहले भी विवाद चल रहा था, या हम जो कहते हैं डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी पहले हिंदुस्तान में अंग्रेज यूज किया करते थे कि जो भी लोग हैं, जितने भी इनके लोग हैं, भले हल्का सा भी उनके बीच अगर मनमुटाव है तो कहीं ना कहीं उसको गहरा कर दिया जाए। और कहीं ना कहीं इस वाले मामले को लेकर ये मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है, बहुत लोग इसे हो सकता है इत्तेफाक ना रखें, लेकिन मैं इसको इस लिहाज से भी इसको सोचता हूं कि कहीं ना कहीं शायद इस वजह से भी ऐसा हो सकता है कि असीम त्रिवेदी को निशाना बनाया गया हो। कार्टून और भी बहुत लोग वहां पर बना रहे थे, हालांकि असीम त्रिवेदी ने कुछ ऐसे गंभीर मुद्दों पर कार्टून बनाए थे, राष्ट्रीय प्रतीकों पर यहाँ पर कार्टून उन्होंने बनाए थे, जिसको लेकर उसकी निंदा भी कई लोगों ने की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है यही कार्टून सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर सबसे बड़े चर्चा का विषय बने थे, सबसे ज्यादा लोगों ने इसी कार्टून को पोस्ट किया था, इसी को लाइक किया था, इसी पर कमेंट्स किया था। और सोशल नेटवर्किंग साइट्स को लेकर सरकार ने कई बार अपनी चिंता सरकार यहां पर जाहिर कर चुकी है कि इससे राजनेताओं का जो चरित्र हनन यहां पर किया जा रहा है, उनका अपमान यहां पर किया जा रहा है। तो कई सारे ऐसे नेता थे जो इस तरीके से टारगेट वहां पर किए गए थे। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है ये भी एक वजह इसके पीछे हो सकती है। लेकिन जहां तक आपने बोला कि क्या इस पूरे मुद्दे की बात हम कर रहे हैं कि वाकई निशाना बनाने वाली बात है, तो निश्चित तौर पर ऐसा पहले भी होता आया है, क्योंकि जब केजरीवाल कंपनी ने चुनावी विकल्प देने की बात करी, खुलकर उनके खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया, तो उसके बाद मनीष सिसोदिया जो एनजीओ चलाते हैं उनको एक नोटिस गया था, अरविंद केजरीवाल को नोटिस गया था आयकर विभाग की तरफ से। तो कई सारे ऐसे नोटिस का सामना उनको भी करना पड़ा था। एक असीम त्रिवेदी की अब बात आती है जो उसी टीम के प्रमुख सदस्य में से एक है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये कोशिश हो सकती है कि उस मुद्दे से लोगों को भटकाना कि वाकई में अगर आप ऐसा कोई काम करोगे इन लोगों के साथ में तो किसी न किसी बहाने आपको भी यहां पर लपेट लिया जाएगा। ये कोशिश एक हो सकती है, एक मैसेज देने का प्रयास यहां पर एक हो सकता है सरकार की तरफ से। हालांकि इसमें एक शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन निश्चित तौर पर देखा जाए जितने भी ऐसे मामले होते हैं, जो भी शिकायत जो आती है, जो भी कार्रवाई होती है, निश्चित तौर पर फिर वो शिकायत के आधार पर कार्रवाई नहीं होती, उस पर कई ऊपर से कई लोगों के हाथ होते हैं, जो भी कार्रवाई देखने में हमें सामने मिलती है। उत्कर्ष, लेकिन साथ ही साथ असीम त्रिवेदी का नाम जो टीम अन्ना के साथ में टीम अन्ना के अन्ना हजारे के प्रशंसकों के तौर पर जुड़े होने की वजह से अब ये क्या पूरा मामला केंद्र के पाले में भी आ सकता है? केंद्र को क्या एक और झटका यहां पर या फिर विरोध केंद्र सरकार का यहां पर और देखने को मिल सकता है? क्योंकि एक तरफ तो टीम अन्ना से जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ केंद्र सरकार को तमाम झटके इधर, चाहे वो महंगाई रहा हो, चाहे वो 2G रहा हो, चाहे वो कोयला की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार घिरती रही है। मुद्दा भी अब ये पूरे देश में उठ चुका है, तो ऐसे में भी अब केंद्र सरकार अपने आप को पीछे नहीं खींच सकती है। केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं आएगी दायरे में। और ऐसे में अंबिका सोनी का जो बयान आया है, अंबिका सोनी का ताजा बयान अभी नेटवर्क 10 पर दिखाया भी गया था, आपने भी देखा होगा, उसमें उन्होंने जो बयान दिया है, उन सारी चीजों को अगर दायरे में लिया जाए तो क्या अब केंद्र सरकार इस मुद्दे को लेकर के भी घेरे में आने वाली है? नहीं, देखिए जब कार्रवाई पुलिस ने की थी तो निश्चित तौर पर लगा था शायद सरकार में बैठे जो लोग हैं उनको भी ये बात समझ में आ गई थी, कहीं ना कहीं जल्दबाजी में की गई ये कार्रवाई है। श्री प्रकाश जायसवाल के घर का घेराव कानपुर में किया था असीम त्रिवेदी के परिजनों ने और उनके स्थानीय लोगों ने, और जायसवाल ने हालांकि शुरुआती तौर पर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की थी, उनसे बातचीत करने का प्रयास नहीं किया, तो इसको लेकर लोग उग्र हो गए थे, जिसके बाद श्री प्रकाश जायसवाल ने आश्वासन भी दिया कि हम इस मुद्दे को देखेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण बयान इस पूरे मुद्दे पर आया है महाराष्ट्र के गृहमंत्री आर पाटिल का, कि कहीं ना कहीं देशद्रोह का जो मामला है उस पर पुलिस को रिमांड पे लेने की जरूरत यहां पर नहीं थी और फिलहाल उसको जमानत दी जानी चाहिए थी। हालांकि उसके बाद पुलिस ने अपनी रिमांड सरेंडर वहां पर कर दी थी, लेकिन जब असीम त्रिवेदी ने जमानत लेने से इनकार कर दिया तो उनका बयान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि उनके बयान में कहीं ना कहीं नरमी यहां पर दिखाई दी। तो मुझे लगता है कि देशद्रोह का जो मामला दर्ज किया गया उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार घिर सकती थी, शायद इसी वजह से कोई ऐसी प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से बहुत तीखी प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। और जिस तरीके से पुलिस का रिएक्शन इस पूरे मामले पर रहा है, तो निश्चित तौर पर ऊपर से संकेत ये गए होंगे कि आप रिमांड सरेंडर कर दो या इस पर एक बार दोबारा से आप विचार करो, तो देशद्रोह का मुकदमा आपने दर्ज किया। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर जिस तरह का उबाल हमें देश भर में देखने को मिला है, कई जगह लोगों ने प्रदर्शन किया है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में एक बाढ़ सी आ गई है, उसको लेकर असीम त्रिवेदी सब तरफ चाहे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों में गुस्सा है। तो उनको लगता है कि शायद ये एक बहाना ना मिल जाए लोगों को सरकार के खिलाफ बोलने का, सरकार के खिलाफ एक नया आंदोलन खड़ा करने का, क्योंकि सरकार पहले से ही कई सारी मुश्किलों में यहाँ पर घिरी है। अन्ना हजारे पहले ही घेर चुके हैं, रामदेव आंदोलन कर चुके हैं, बीजेपी कोयला ब्लॉक को लेकर संसद में इतना हंगामा कर चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार शायद यही चाहती होगी अब हम दोबारा किसी मुसीबत में नहीं गिरना चाहते, शायद इसी
जिसकी वजह से वहां से कोई बहुत बड़ी कार्रवाई या बहुत बड़ी तीखी प्रतिक्रिया भी वहां की तरफ से ना आई। और अब मुंबई पुलिस इस पर विचार करे तो निश्चित तौर पर ऐसे कुछ संकेत उनको मिले होंगे कि आप दोबारा से विचार करो। और मुझे तो ये लगता है उत्कर्ष कि हो सकता है कल या आने वाले 1-2 दिनों में जो देशद्रोह का मुकदमा है उस पर पुलिस अपना स्टैंड वापस भी ले सकती है और कहीं ना कहीं मुकदमा उन पर से खत्म भी किया जा सकता है। बिल्कुल, मुकदमा खत्म किया जा सकता है, लेकिन अब ये मामला सामने आया है तो मामला इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। मामले पे तमाम ऐसे पहलू हैं जिनकी चर्चा होना और जिन पर विचार करना भी निश्चित रूप से आवश्यक है। राकेश, आपके पास लौटेंगे और ये एक जो हमेशा असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के, आखिर इसका पैमाना क्या माना जाए, कहां तक अभिव्यक्ति करना है, स्पष्ट रूप से इसका कहीं उल्लेख भी नहीं है। ऐसे में आखिर पैमाना मान करके पैमाने की जानकारी आदमी कहां से हासिल करे, किस तरह से मान लिया जाए, क्या पैमाना होना चाहिए, कहां तक अभिव्यक्ति कर सकते हैं, ये मौलिक अधिकार कितना छूट हमें दे रहा है, ये कैसे जानकारी होगी आखिर लोगों को? देखिए, ये पूरा का पूरा जो मसला है, आप देखिए अभी तक इतिहास पिछले आप 50 सालों में देख लें तो बहुत सारे ऐसे प्रकरण सामने आए हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर बहुत सारी चीजें आई और उस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। खास तौर पर आप देखिए कि आस्था के सवाल पर बहुत विवाद हुआ। बहुत सारी किताबें ऐसी आई हैं जिस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। सलमान रश्दी के एक बहुत बड़े उदाहरण हैं। तस्लीमा नसरी की बात करें हम, उनका उपन्यास लज्जा आया था, उस पर बहुत विवाद हुआ। तो ये डिपेंड करता है कि जो अभिव्यक्ति हुई है वो किस वर्ग को और किस रूप में प्रभावित कर रही है। क्या वो उन वर्जनाओं को तोड़ रही है जो मतलब आस्था के नाम पर या परंपराओं के नाम पर ढोई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा शख्स आता है वो जो अपने दृष्टिकोण से, अपने नजरिए से उसको देखता है। हालांकि उसका जो नजरिया है वो निश्चित तौर पर सकारात्मक हो सकता है, लेकिन वो प्रथम दृष्टिया जब उसको देखते हैं, हम पूरे ऊपर से देखते हैं ऊपरी तौर पर, तो ऐसा लगता है कि ये इसके अंदर कोई छेड़छाड़ है, कोई शरारत है। लेकिन ये वही बता सकता है कि बेसिकली उसका जो उसने ये जो अभिव्यक्त किया है उसका सही अर्थ क्या है, सही अभिव्यक्ति क्या है। ये कार्टून की बात करें, देखिए पूरा देश इस समय भ्रष्टाचार से त्रस्त है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है हमारी सरकार की होती है। और अगर घोटाले हो रहे हैं या भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उनकी बनती है। और देखिए केंद्र सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार के मामलों में फंसी भी है और उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो 2014 का चुनाव कैसे लड़ेगी, किस तरह से लड़ेगी। और मुझे लगता है कि पूरा का पूरा मामला राजनीतिक ज्यादा दिखाई देता है मुझे। राजनीतिक यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। दीपक, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है और अभिव्यक्ति से जुड़े जो तमाम सवाल अक्सर सामने आते रहते हैं, इन पर कोई सकारात्मक जवाब कभी सामने नहीं आया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां तक है ये किसी को नहीं मालूम है, या कहें कि इस मामले को लेकर के सभी असमंजस में ही हैं। क्या इसका एक पैमाना अब तय नहीं हो जाना चाहिए? अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, किसी के मन में विचार आया कि कदम उठाए, कार्रवाई कर देनी चाहिए। असीम त्रिवेदी के ऊपर देशद्रोह का मामला कायम कर दिया गया, लेकिन इसके बाद ये पूरा मामला जिस तरह से अब इसका विरोध भी हो रहा है और बैकफुट पर आती हुई पुलिस भी यहां पर दिखाई दे रही है इस पूरे मामले में, सरकार भी कुछ स्पष्ट नहीं बोल पा रही है। भले ही कार्रवाई की बात की जा रही हो कि गलत है, अंबिका सोनी ने गलत होने की बात कही हो, लेकिन स्पष्ट यहां पर भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि शायद पैमाना जो है वो मालूम नहीं है। क्या अब कम से कम इस तरह के मामलों को निपटाने के लिए सरकार को इस दिशा में गंभीरता से विचार नहीं करना चाहिए कि इसका एक निश्चित पैमाना तो तय किया जाए पहले? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब मानसून का सत्र शुरू हुआ था तो डी राजा जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता है, तो उन्होंने भी इस संबंध में एक निजी विधेयक वहां पर पेश करने की कोशिश वहां पर की थी सदन में कि जो 124A की धारा है 1860 में जो एक कानून बना था इसको लेकर, कि उस समय ये होता था कि ब्रिटिश महारानी होती थी, अगर उसके खिलाफ कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है या ऐसा कोई टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ राजद्रोह का मामला उस समय दर्ज किया जाता था। और उत्कर्ष उसके बाद से लेकर अभी तक इस मामले में कोई बदलाव नहीं आया, तब से वही कानून यहां पर लागू हो रहा। तो डी राजा ने एक कोशिश की थी संसद में उस बात को रखकर, उस विधेयक को रखकर कहीं ना कहीं इस पर बदलाव करने की जरूरत है। तो ऐसे में जो गृह राज्य मंत्री थे ए रामचंद्रन, उन्होंने साफ तौर पर इंकार इस पर किया था। उन्होंने बोला था कि उस समय जो ये कानून बना था तो उस समय आंशिक रूप से राजद्रोह शब्द का उसमें प्रयोग किया गया है, यानी कि पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है कि वाकई में ये राजद्रोह है, राजद्रोह की परिभाषा क्या है। क्योंकि इससे पहले हम देखते हैं विनायक सेन जो सामाजिक स्वास्थ्य सेवा के तौर पर छत्तीसगढ़ में काफी लंबे समय से काम कर रहे थे, तो उन पर नक्सलियों से मिलीभगत का आरोप लगा था कि वो उनको मदद करते हैं, उनको हथियार सप्लाई करते हैं, मीटिंग्स उनकी आदान प्रदान, मतलब एक जरिया है। जेल में जो नक्सली नेता बंद हैं और जो बाहर जंगलों में है उनके बीच आदान प्रदान का एक जरिया है। तो विनायक सेन पर यह मामला दर्ज किया गया था। तो ऐसे कई सारे मामले हम देख सकते हैं उठाकर जिन पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया, लेकिन स्पष्ट उसकी परिभाषा आज तक लोगों को भी नहीं पता। मेरे ख्याल से शायद पुलिस को भी, कानूनविदों को भी इस बारे में स्पष्ट नहीं है कि वाकई में स्थिति है क्या, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने उन पर
मामला दर्ज कर लिया, लेकिन आप दबाव पड़ता है तो उसके बाद वो कहते हैं कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही कि वो लोग शायद पीछे भी हट सकते हैं। यानी कि जब आपने एक स्टैंड ले लिया है, यानी कि आपको स्पष्ट पता होना चाहिए कि क्या चीज राजद्रोह है, क्या चीज करना, क्या चीज बोलना, क्या चीज अभियुक्त करना वो राजद्रोह है या नहीं है, तभी आप उसके बाद कोई कार्रवाई करो। जल्दबाजी में आप कोई फैसला लेते हैं, कोई कार्रवाई कर लेते हैं, किसी के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपको पीछे हटना पड़ता है। ये यही जाहिर करता है कि कई सारी खामियां इसमें है। और निश्चित तौर पर कानून की बात है तो जरूरत यहाँ पर इस बात की, अगर कानून यहाँ पर परिवर्तन किया जाएगा तो निश्चित तौर पर संविधान में संशोधन इसके लिए करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि निश्चित तौर पर इस पूरा इसका एक पैमाना यहाँ पर तय होना चाहिए कि वाकई में स्थितियां हैं क्या, किन स्थितियों में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, उसका पैमाना की जो आप बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है। और ऐसे में जो हमारा संसद है, जो वहां पर माननीय लोग पहुंच रहे हैं, वहां पर कई सारे ऐसे विधेयक संबंध में निजी विधेयक भी विधायक वहां पर सांसद वहां पर पेश करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर भी गंभीरता से वहां पर विचार होना चाहिए, चर्चा वहां पर होनी चाहिए, ताकि ये बात कम से कम तय हो सके और एक संविधान संशोधन विधेयक कम से कम इस संबंध में पास करने की कोशिश की जानी चाहिए। एक पहल यहाँ पर की जानी चाहिए कि वाकई में स्पष्ट स्थिति है क्या, क्योंकि जिस तरीके से आज आलोक दीक्षित हैं जो असीम के सहयोगी, उन्होंने भी इस बात को उठाया था कि 1860 का ये कानून है, आज भी ये लागू हो रहा है, तो कहीं से भी ये प्रासंगिक नहीं है। उस वक्त की चीज हम अभी तक हम ढो रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश महारानी के अपमान करने पर ये नियम वहां पर बनाया गया था, लेकिन उसको आज हम भी आज धो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर चर्चा करने की जरूरत है, इस पर एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है। खैर ये सब कुछ हमारे हाथों में तो नहीं है कम से कम, लेकिन जो लोग संसद में बैठे हैं, जिनके पास ये पावर है, कम से कम वो लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। देश एक आम राय इस पर लोगों की कम से कम ली जा सकती है, और उसके बाद कम से कम ये चीज तो स्पष्ट हो जाए कि वास्तविक स्थिति है क्या और किन मामलों में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। तो फिलहाल दीपक, जिस तरह से हमने अपनी चर्चा को आगे बढ़ाया था, आपने सवाल छोड़ा था 1860 का ये जो कानून है, 1860 में देशद्रोह का कानून बनाया गया था। 1860 की जो हुकूमत थी देश की, वो किसके हाथ में थी? आज की जो स्थितियां हैं 21वीं सदी में, अब फिलहाल क्या इसकी आवश्यकता नहीं महसूस की जाती कि अब बदलाव की आवश्यकता? परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं, काफी कुछ, हर चीज बदल चुकी है। लोगों की आवश्यकताएं, लोगों का सोच, लोगों का रहन सहन और लोगों की भविष्य की योजनाएं, सब कुछ बदल गई हैं। क्या ऐसे में इसमें बदलाव की आवश्यकता, इस कानून में बदलाव की आवश्यकता अब महसूस नहीं की जा रही है? क्या बदलाव नहीं किया जाना चाहिए? देखिए बिल्कुल उत्कर्ष, देशद्रोह तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। मैं इसको छोटे एक घर से, अगर किसी अपने घर से, आपके घर से, किसी एक घर से हम इसको जोड़ के देखें तो तब की जो स्थितियां थी और आज की जो स्थिति, आज की डेट में अगर बच्चे को, अगर उसके माता पिता डांट भी देते हैं तो वहां पर भी वो उसकी प्रतिक्रिया हमें नजर आती है, और कई बार वो घर से निकल जाता है, कई घातक कदम वो लेता है। यानी कि आज की स्थिति यह है कि बच्चा अपने पिताजी की नहीं सुनना चाहता, अपने माता जी की नहीं सुनना चाहता। और उस समय की स्थिति हम सोचें तो उस समय की स्थिति और अब की स्थितियों में जमीन आसमान का फर्क है। और तब की ब्रिटिश हुकूमत से पहले की बात करें तो कई सारी चीजें ऐसी पहले से चली आ रही थी कि जहां पर जिस व्यक्ति को जो चीज बोल दी जाती थी व्यक्ति वो करता था, और उस समय इतना डर लोगों के अंदर हुआ करता था कि वाकई में, या भय हम कह सकते हैं, उससे पहले राजशाही थी कि वाकई में अगर कोई ऐसा कदम उठा लेता है राजशाही के खिलाफ तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई वहां पर की जाती थी। तो लोगों के अंदर एक डर था, और जिस वजह से कानून बनाया तो गया था। और मुझे नहीं याद आता ऐसा कोई मामला कि ये कानून वहां पर किसी पर कोई ऐसी घटना सामने आई हो जिस पर यह मुकदमा लगाया गया और उसके बाद उसको बहुत बड़ी कैसी कोई सजा दी गई हो। लेकिन अभी की स्थिति में निश्चित तौर पर इस पर बदलाव की आवश्यकता महसूस होती है। हालांकि सारा कुछ तय करने वाले दूसरे लोग हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि वाकई में 152 साल के बाद वो चीजें कितनी प्रासंगिक आज के समय में है। जब हमारे घर में हमारे बच्चे उन चीजों को नहीं टॉलरेट कर पाते अपने माता पिता की बात को, तो निश्चित तौर पर जब सबसे बड़े लोकतंत्र होने की हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो कैसे हम इस बात को मान लें, कैसे हम इस बात को स्वीकार कर लें कि हम अपने मन की कोई चीज अभिव्यक्त कर रहे हैं तो कोई इस पर पाबंदी कैसे लगा सकता है? एक तरफ आप बात करते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जगह जगह जाकर आप इस बात को प्रचारित करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ही के देश के अंदर जब कोई व्यक्ति ऐसा कदम उठाता है, ऐसी बात कहता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया जाता है, देशद्रोह जैसा मुकदमा कर दिया जाता है। और निश्चित तौर पर इससे पहले के जितने हम मामले देखते हैं तो देशद्रोह का मुकदमा बहुत कम एक ऐसे मामले थे जिस पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया था, और बहुत ज्यादा संगीन वो मामले रहे होंगे। लेकिन अभी की बात करें तो असीम त्रिवेदी वाला जो मामला है, इतना बड़ा संगीन मामला वो नहीं है, बिना सोचे समझे एकदम से उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। और निश्चित तौर पर ये जो प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही है सोशल नेटवर्किंग साइट में, एक बाढ़ सी आ गई है। आज कानपुर में जो विरोध प्रदर्शन हुआ, देश भर में जो विरोध प्रदर्शन हुए, और पुलिस को कहीं ना कहीं अपना स्टैंड पीछे लेना पड़ा है, तो यही एक इसके पीछे की वजह है कि कहीं ना कहीं 152 साल पुराना कानून है। आज इसी बहाने ये बात उठी है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कोई ऐसी घटना होती है तो निश्चित तौर पर सरकार भी शायद इस विषय में सोचेगी, पुलिस भी मुकदमा कायम करने से पहले इस विषय में सोचेगी। तो बदलाव की तो यहाँ पर जरूरत है। जब सारी चीजें बदल गई है, पीढ़ी एकदम से बदल गई है, लोगों के विचार एकदम से बदल गए, रहन सहन बदल गया है। हम मतलब कह सकते हैं कि उस समय के युग और अब के युग की बात करें तब आदमी पैदल चला करता था, आज जेट्स विमान से हम लोग चलते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बदलाव कई सारी चीजों यहाँ पर आई है, तो इस पर भी बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कई सारी चीजें हम थोप नहीं सकते लोगों पर। आज हर स्तर पर बदलाव आया है, तो कानून में आखिर बदलाव क्यों नहीं वर्तमान परिस्थितियों के लिहाज से? राकेश, आपसे भी इसी मुद्दे पर सवाल करेंगे, और इसमें बदलाव को लेकर के जो आवश्यकताएं महसूस की जाती है, मानव अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाली जो संस्थाएं हैं उनका भी विरोध सामने आया। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, चंडी प्रसाद जी।
उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका, और कहाँ से बोल रहे हैं बताइए, और क्या कहना चाहते हैं? ऐसा मैं पौड़ी गढ़वाल से बोल रहा हूँ। ग्राम जी बुरासी गांव मेरा है, लैंडस्टोन के पास है। बिल्कुल। हमारा कुल देवता है। तो बिल्कुल। मैं ये मेरी ये राय मैं बोलना चाहता हूँ। जो अभी जो कार्टून का जो अभी केस आया है, बिल्कुल। जो कि इसमें मेरे को तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हम लोगों को बेवकूफ बना रही, जनता को। जी। ढंग के जो उदाहरण, मतलब एक चीज से एक भ्रष्टाचार जैसा खेल खेल रही है, जी जी। जो कि ये इस ढंग की कार्रवाई नहीं कर रहा। इसमें सबसे बड़ी है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो एक वर्दीधारी है। जी जी। और जो कानून है, ये कानून मेरे को तो लग रहा है कि ये कानून भी ठीक नहीं है कि इस कानून के दायरे में लेकर के ये करके, भाई उसने ठीक है, एक उसने तो चित्रकार किया, माना एक कोई गाना गा रहा है तो जनता उसको सुन रही है। बिल्कुल। चंडी प्रसाद जी, आप भी महसूस करते हैं कि इस कानून में बदलाव की आवश्यकता है? फिलहाल की जो परिस्थितियां हैं देश की और जमाने की जो परिस्थितियां बन चुकी हैं, जिस तरह से हम आगे बढ़ चुके हैं, इसमें बदलाव की आवश्यकता है? बिल्कुल बदलाव की आवश्यकता है, और तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी एक कानून बने कि भाई इस ढंग की गिरफ्तारी न करे वो। बिल्कुल। शुक्रिया इन तमाम बातचीत के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो फोन कॉल्स में जिस तरह से अभी चंडी प्रसाद जी भी हमारे साथ राकेश जुड़े, उन्होंने भी यही कहा, बदलाव की आवश्यकता है। बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है। मानव अधिकारों की रक्षा करने वाली तमाम संस्थाओं की तरफ से भी ये बातें सामने आई हैं। इस पूरे मामले में भी, असीम के मामले में भी सामने आई है, जिसमें राजद्रोह के इस पूरे मामले को लेकर के कई सारे सवाल उठाए गए हैं। आप क्या मानते हैं, जो मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स के लिए जो संस्थाएं लड़ रही हैं, उनकी ये मांग, इस कानून पर विचार करने की मांग, क्या गलत है या सही है? देखिए, कानून पर तो विचार होना ही चाहिए। देखिए, अब कितने साल हो गए अब इस कानून को, राजद्रोह और देशद्रोह। आज हम आज़ाद हैं और 1857 की क्रांति हुई, उस जमाने में गोरों की हुकूमत थी। बिल्कुल। और गोरों ने किस तरह के जुल्म ढाए इस देश के लोगों पर, तो उस समय एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ और उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया ताकि कोई सत्ता के खिलाफ, जो ब्रिटिश हुकूमत, उन्हीं कानूनों के बल पे उन्हीं कानूनों को ढो रहे हैं हम। और अब उस तरह के हालात भी नहीं है। बताइए कि कोई कौन सा ऐसा व्यक्ति, ऐसा नागरिक है जो राष्ट्रगान हो और उसकी धमनियों में रक्त का संचार ना हो। तो मेरा मानना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो केवल पॉलिटिकल हैं। मेरा व्यक्तिगत राय है कि पूरी की पूरी राजनीति से प्रेरित चीज़ें हैं। क्योंकि अगर इस तरह के हालात ना होते और इस तरह का कार्टून आता, तो मैं नहीं मानता हूं कि इतना बड़ा विवाद होने वाला था। बिल्कुल। एक और कॉलर राकेश आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जीत रमोला साहब, जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जीत रमोला जी, स्वागत है आपका। क्या विचार रखना चाहते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले में? जी जी सर, नमस्कार तीनों महानुभावों को। जी नमस्कार। सर, ये जो भी खेल खेला जा रहा है केवल राजनीति से प्रेरित है। बिल्कुल। और जो आज हमारी सरकारें कर रही है, यही अंग्रेजों ने भी किया था। बिल्कुल। और किसी भी समस्या का हल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा सोच रही कि इस तरह से करके हल कर सकती है जी, तो सर ये संभव नहीं है। तो आपका मानना क्या है, कानून में, देशद्रोह का जो कानून है उसमें बदलाव की आवश्यकता है या फिर नहीं है? अगर रिजर्वेशन पे ये लोग विधेयक में संशोधन कर सकते हैं संसद के संविधान में, बिल्कुल, तो इस वाली भाषा में क्यों नहीं कर सकते हैं सर ये? बिल्कुल रमोला साहब, बिल्कुल रमोला साहब, शुक्रिया इन तमाम बातचीत के लिए। तो अगर आरक्षण में, जिस तरह से हमारे कॉलर ने बताया कि आरक्षण के मुद्दे पर ये सब कुछ हो सकता है, इतना बड़ा बवाल हो सकता है, उसमें बदलाव, विधेयक पेश किया जा सकता है, पेश करने की कोशिश की जा सकती है, इतना सब कुछ बवाल अभी हुआ मानसून सत्र के दौरान, तो देशद्रोह का जो कानून है, 152 साल पुराना कानून है, आखिर उसमें बदलाव की आवश्यकता क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं? राकेश जी, आप अपने विचार दे रहे थे। देखिए, मेरा मानना यह है कि जब तक कोई समस्या नहीं होती तो उसका समाधान भी नहीं खोजा जाता। तो कम से कम इस बहाने ही सही, इस कार्टून के बहाने ही सही, अब केंद्र सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि जिस तरह के कानून हम जो ढो रहे हैं मतलब पिछले 50 सालों से, 60 सालों से, 70 सालों से, तो उन कानूनों में बदलाव की जरूरत है। और अब जो मौजूदा जो परिस्थितियां हैं, मौजूदा जो हालात हैं, उनके अनुरूप उन जो मौजूदा कठिनाइयां हैं, मौजूदा चुनौतियां हैं, उनको देखते हुए इस कानून में बदलाव की आवश्यकता है। उत्कर्ष, बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं पंजाब से, उन बात करेंगे उनसे। गणेश उनका नाम है। गणेश जी, स्वागत है आपका। क्या विचार रखना चाहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्या
देशद्रोह का जो कानून है 152 साल पुराना कानून है, क्या इसमें बदलाव होना चाहिए, नए सिरे से कानून पर विचार करना चाहिए? हाँ सर, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि इसमें बदलाव होना चाहिए जी क्योंकि जो ये कानून है ये बहुत ही पुराना है जी जी और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए ही इस कानून को अपनी तरह घुमाते हैं, बिल्कुल जबकि वो पार्लियामेंट में कुर्सियां तो चला सकते हैं। बिल्कुल। और अगर एक कार्टूनिस्ट या कोई जी जी अपना विचार रखिए आप। कार्टूनिस्ट या कोई दूसरा आदमी अगर अपने विचारों को किसी मीडिया के थ्रू लोगों में उसको प्रकाशित करना चाहता है, बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है उनसे संपर्क हमारा कट गया है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, राजेश उत्तरकाशी से, उनसे बात करते हैं। राजेश जी स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। होना चाहिए और हमारे ये जो नेता हैं जी जी इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर किसी ने कार्टून बनाया है तो कुछ सोच करके बनाया होगा तो उस पर अमल करने की कोशिश करे, ना कि उसको देशद्रोह का नाम दे करके, क्योंकि जितना ये हमारे संसद में कर रहे हैं उन पे देशद्रोह का मुकदमा करना चाहिए बजाय उनके। बिल्कुल शुक्रिया इन तमाम बातचीत के लिए। तो दीपक, कॉलर से या फिर लोगों में जिस तरह की बातें हैं जो सामने अक्सर आती भी रहती हैं, हमेशा सुनने को भी मिलती हैं, संसद में जो कुछ होता है कई बार शर्मनाक घटनाएं होती हैं, वहां पर भी उस तमाम मामलों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता जितनी गंभीरता से वाकई लेना चाहिए, क्योंकि वो आईना है। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार अपमानित होना पड़ता है, जाहिर तौर पर अपमानित ही होना पड़ता है क्योंकि वहां पर बुराई की जाती है। विदेशों में जो मैसेज जाता है, दूसरे पूरी दुनिया में जो मैसेज जाता है वो खराब मैसेज जाता है। वहां पर जो सक्रियता कानून के तहत दिखाई जानी चाहिए वो नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन एक कार्टून जैसे मामले में सक्रियता इतनी ज्यादा दिखाई जा रही है। बिल्कुल, जैसे हमारे कॉलर बोलते हैं, मैं भी एक बात बोलना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने बोला कि ऐसी स्थिति क्यों, किसी के मन में कोई विचार आया तो उसने उसको कागज में उकेर दिया, बिल्कुल। तो वाकई में क्या ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों हुई कि ऐसा कार्टून बनने की यहाँ पर जरूरत हुई? संसद में अगर हाथापाई नहीं होती, संसद में जूतम पैजार नहीं होती, उससे बाहर ये लोग निकलते हैं, बाहर बयानबाजियां करते हैं। आप सुनेंगे तमाम ऐसे नेताओं के बयान, हम लगातार सुन रहे हैं। अभी जैसे राज ठाकरे या बाल ठाकरे की हम बात करें, जो लगातार बिहारी और महाराष्ट्र का मुद्दा चल रहा है, तो तरह तरह के बयान वहां पर दिए जा रहे हैं, तो वहां पर उनकी गरिमा पता नहीं कहां खो जाती है। और मैं कहता हूं कि ऐसी स्थितियां पैदा ही क्यों होती है कि किसी के मन में ये विचार आए, असीम त्रिवेदी ऐसे किसी कार्टून के मन में विचार आए कि मैं ऐसा कार्टून बनाऊं। तो सबसे पहले जब आप वहां पर बैठे हो, जिस चीज के लिए बैठे हो, आप कम से कम क्यों नहीं वो चीज वहां पर करते, जन कल्याण की योजनाओं पर वहां पर चर्चा करते, कम से कम देश का विकास हो, विकासशील देश से आज हम विकसित देश बन सके, सबसे बड़ी बात यह है। और वाकई में मुझे भी ये लगता है कि जो बिल्कुल हमारे कॉलर ने सही बात की, ऐसी स्थितियां पैदा ही नहीं होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति असीम त्रिवेदी बने और दोबारा से ऐसे कार्टून बनाने की यहां पर जरूरत हमें पेश आए। और जिस तरीके से मार्केट काजू जो पूर्व न्यायाधीश, उन्होंने भी साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रहे, सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी जिस तरीके से उनका समर्थन किया है असीम त्रिवेदी का कि कोई गलत काम उन्होंने नहीं किया है, देशद्रोह जैसी कोई बात यहां पर नहीं बनती। यानी कि एक पूर्व न्यायाधीश इतनी बड़ी बात यहां पर कह रहा है, तो निश्चित तौर पर सवाल उठते हैं कि पुलिस की जो कार्रवाई है कहीं ना कहीं से कार्रवाई पूर्वाग्रह से ग्रसित थी। निश्चित तौर पर इस पर एक बार फिर से विचार होना चाहिए और जरूरत इस बात की है कि जो कानून को बदलने की हम बात करें, जो चर्चा करें, निश्चित तौर पर उस पर चर्चा भी होनी चाहिए, उस पर बात भी होनी चाहिए कि जब सारी चीजें बदल गई हैं, राजशाही से आज हम यहाँ पर बात करें, लोकतंत्र सबसे बड़ा हो गया है, आज हम लोग आजाद हैं, तो क्यों नहीं हम अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते। और ये अभिव्यक्ति की बात यहां तक भी सीमित नहीं है, सीमित इस चीज को होना चाहिए कि जो लोग ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, ऐसी चीजों को अंजाम दे रहे हैं, संसद में सारी चीजें कर रहे हैं, जनता के काम की बजाय दूसरी चीजों में व्यस्त रहते हैं, वो लोग अगर ऐसी चीजें नहीं करेंगे, एक दूसरे पर छीटाकसी नहीं करेंगे और सिर्फ देश के विकास पर ध्यान लगाएंगे, तो निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा असीम त्रिवेदी इस देश में पैदा होगा और इस तरह का कार्टून यहां पर बनाएगा। आशीष बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं बाबूराम देहरादून से, उनसे बात करेंगे। बाबूराम जी स्वागत है आपका, कम समय में अपना विचार व्यक्त करें, हमारे पास समय सीमित है। बिल्कुल, नमस्कार। नमस्कार। और हम सबसे पहले तो आप नंबर 10 को बधाई देना चाहेंगे। आपके दो मुद्दे मैंने देखे, एक जातिवाद पे आपका मुद्दा था जी जी, और एक आज आपने देशद्रोह पे जो आपने मुद्दा उठाया है, इसका हम आपका स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने उत्तराखंड में आपका पहला चैनल ऐसा है जो आज लोगों से जुड़ रहा है, जन जन से जुड़ रहा है। जी जी, देखो, भारत में वास्तव में देशद्रोह के कानून में बदलाव आना चाहिए और ऐसा बदलाव आना चाहिए कि देशद्रोही को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और तत्काल सजा मिलनी चाहिए, जिससे आगे कोई ऐसा जुर्म ना करे। बिल्कुल जी बिल्कुल बाबूलाल जी, शुक्रिया इन तमाम बातचीत के लिए। हमारे साथ रमेश कुमार जी जुड़े हैं लुधियाना से, उनसे भी बात करेंगे। रमेश जी स्वागत है आपका, विचार अपने रखिए आप। हाँ जी, हेलो जी बिल्कुल, अपना विचार रखिए। हाँ जी, मैं रमेश कुमार बोल रहा हूँ। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो त्रिवेदी जी ने किया है जी, वो एक आम आदमी की राय है। आम आदमी अपने, जो आम आदमी के ऊपर एक्शन आता है, मतलब वो और कुछ नहीं कर पाता सिवाय कार्टूनों के जरिए या हाथ में झंडा लेकर के अपनी अंदर की
बिल्कुल। गर्मी को निकालता है। ठीक है, इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो अंदर संसद में बैठे हुए हैं, जो भ्रष्ट नेता हैं, बिल्कुल, जो भ्रष्ट लीडर हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, और वही लोग हैं जो उकसाते हैं ऐसा काम करने के लिए। बिल्कुल। शुक्रिया रमेश जी इन तमाम बातचीत के लिए। तो राकेश, जिस तरह से विचार आपने देखा, साफ तौर पर हमारे कॉलर भी यही कह रहे हैं कि जिम्मेदार कोई है, आदमी, आखिर आम आदमी अपने विचारों की अभिव्यक्ति करे भी तो किस तरह से करे। एक सवाल और, चूंकि कार्यक्रम भी समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, समय की घंटी भी बज रही है, बार बार निर्देश मिल रहे हैं कार्यक्रम समाप्ति की ओर ले जाना है, तो वैसे में एक जो सवाल उठता है कि असीम त्रिवेदी के ऊपर में देशद्रोह का मुकदमा कायम किया गया है, यहाँ पर राज ठाकरे का भी नाम आजकल उठ रहा है ज्यादा, और तुलना भी की जा रही है, कई जगहों पर तुलना भी करते हुए देखा गया है राज ठाकरे के मामले में। राज ठाकरे के मामले में अगर देशद्रोह नहीं हो सकता है तो असीम त्रिवेदी के मामले में कैसे देशद्रोह हो सकता है? अलगाववाद का अब इससे बड़ा उदाहरण वो क्या पेश करेंगे? देखिए, राज ठाकरे और असीम त्रिवेदी में अभी कॉलर ने बोला कि ये आम आदमी की अभिव्यक्ति है। बिल्कुल। तो आम आदमी को तो कोई भी कुचल सकता है, कोई भी आम आदमी का कुछ भी बना सकता है। बिल्कुल। लेकिन राज ठाकरे बहुत ताकतवर नेता है, और ताकतवर नेता के खिलाफ आप देखिए कि किस ताकतवर नेता को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। जी जी। तो मेरा मानना यह है कि आम आदमी इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट है, आज महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो गया है, और जिस तरह का संसद में आप देख रहे हैं हंगामा, तो उन तमाम चीजों को देखकर आम आदमी इतना परेशान है कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी ना किसी रूप में निकालता है। एक सोशल साइट, एक नया विकल्प उसके पास आया है जहां वो अपनी पूरी की पूरी अभिव्यक्ति करता है। तो ये कार्टून भी मुझे लगता है कि वो उसी फ्रस्ट्रेशन का एक नतीजा है, और निश्चित तौर पर ये आम आदमी का फ्रस्ट्रेशन है, और वो निकालेगा ही निकालेगा जब तक कि हालात सुधरेंगे नहीं। अभी तो एक कार्टून आया, मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में लोग बहुत परेशान हैं और लोग बहुत त्रस्त हैं, और वो चाहते हैं कि इसका कोई समाधान हो, और ये समाधान संसद से ही निकलेगा, और अगर वहाँ से समाधान नहीं निकलेगा तो इस तरह की घटनाएं आपको बार बार देखने को। बिल्कुल राकेश, चूंकि कार्यक्रम समाप्ति पर पहुंच चुका है, दीपक चलते चलते आखिरी सवाल चंद लाइनों में ही करते जाएंगे। पूरी तरह से जो बातें निकल करके सामने हुई हैं, उनके अंत में यही कहा जा सकता है कि जिस तरह से कार्रवाई की गई है, अगर कार्रवाई करनी ही है असीम त्रिवेदी के ऊपर, तो उन तमाम कारणों के ऊपर भी कीजिए। आखिर वो जो कारण पैदा होते हैं, जिस वजह से ये परिस्थितियां बनती हैं, और कानून को लेकर के जो बातें की जा रही हैं, कानून की जो दुहाई आज दी जा रही है देशद्रोह का, उसको लेकर भी स्थितियां तो स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि आम आदमी पहले जान तो सके कि आखिर कानून क्या है। कानून के बारे में ही नहीं समझ पा रहे हैं दीपक। नहीं, मैं तो उसका सिर्फ इतना ही इस पर कहना चाहूंगा कि अब इस जब प्रकरण सामने आया देशद्रोह का मामला, तो तमाम तरह के बयानबाजी राजनीतिक गलियारों में भी हो रही है, राजनेता भी तमाम तरह के बयान दे रहे हैं, कोई निंदा कर रहा है तो कोई कहता है ये सारी चीज़ सही है। तो सबसे बड़ी चीज़ इस बात की, शायद इन राजनेताओं को भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि ऐसी स्थितियां ही पैदा ना हो कि कोई असीम त्रिवेदी आपके खिलाफ कार्टून बनाए, और कल के दिन कोई दूसरा असीम त्रिवेदी पैदा होकर आपके खिलाफ कार्टून बनाए। कम से कम आप एक ऐसा आदर्श स्थापित तो करो कम से कम कि लोग ये सोचें कि वाकई में सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसी स्थितियां ही देश में क्यों पैदा हो रही है कि अन्ना हजारे आंदोलन करना पड़ रहा है, रामदेव को आंदोलन करना पड़ रहा है, कोयला घोटाले को लेकर संसद ठप की जाती है, इससे पहले 2G स्कैम की बात करें, चारा घोटाले, कई सारे ऐसे घोटाले का मैं जिक्र करेंगे तो शायद उनकी गिनती भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो कई सारे ऐसे घोटाले क्यों सामने आते हैं? जरूरत इस बात की है कि जो लोग देश को चला रहे हैं उनको इस बार इस पर विचार करना होगा कि कम से कम ऐसे वो काम करें, ऐसे आदर्श स्थापित करें कि ऐसी परिस्थितियां ही पैदा ना हो कि असीम त्रिवेदी ऐसा कोई शख्स उनके खिलाफ कोई कार्टून बनाए और उसके खिलाफ फिर ऐसा मुकदमा दर्ज करने जैसी स्थिति पैदा हो। जरूरत इस बात की है, उनको इस बात पर विचार करना चाहिए, बजाय कानून बदलने के पहले वो इस बात पर सोचें कि ऐसी स्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं और उन्हें इसके बदलाव के लिए क्या करना चाहिए। बिल्कुल दीपक, अब चूंकि कार्यक्रम समाप्ति की तरफ पहुंच चुका है और अब ऐसे में इजाजत भी दर्शकों से लेनी है, तो आपका शुक्रिया दीपक, इन तमाम बातचीत में शामिल हुए। राकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई और साथ ही साथ ये जो लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए कि आखिर इसमें बदलाव की आवश्यकता लोगों की तरफ से भी महसूस की गई। तो शुक्रिया फिलहाल आप लोगों का। और साफ तौर पर जो कुछ कार्रवाई असीम त्रिवेदी के ऊपर की जा रही है, भले ही पुलिस इसमें बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है, हो सकता है चर्चाएं इस तरह की भी हैं कि देशद्रोह का जो मामला उनके ऊपर कायम किया गया है वो वापस से ले लिया जाए और इसके बाद कुछ और मामला सामने आए। लेकिन साफ तौर पर जो विरोध पूरे देश में हो रहा है, अब इसके बाद कम से कम ये तो स्पष्ट है कि सभी चाहते हैं कि कानून का जो पूरा देशद्रोह का कानून है वो स्पष्ट हो और इसमें बदलाव की आवश्यकता भी हर स्तर पर महसूस की जा रही है, क्योंकि 152 साल पुराने कानून से 21वीं सदी में 2012 में
स्थितियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, लोगों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। लोगों की परिस्थितियां हर स्तर पर बदली हैं, तो ऐसे में आज तमाम बदलाव की आवश्यकता है और इसके पीछे के और सारे कारण जिनकी वजह से ये स्थितियां पैदा होती है उन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो निश्चित रूप से जिम्मेदार लोगों को उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। विशेष में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।